या उसका अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन जो अप्लाइड पार्ट है उसकी तैयारी कैसे करें। अब वो तो पहले से कहीं पढ़ा हुआ होता नहीं या फिर किताबों में वो मिलता नहीं है। तो अप्लाइड पार्ट के लेखन और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इंटरव्यू की तैयारी ये बच्चे कैसे करें, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के सर आज का ये सेशन रखा गया था। तो सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग दीप प्रज्वलन से करेंगे, जैसा कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत होता है। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन। विलास सर आप भी आ जाएं। आइए भाई। अशोक सर आइए। सर आप लोग भी आ जाएं। आइए सब आइए। सर पकड़िए ना सर, खींचो भाई, फोटो खींचो। असली लीजिए सब ना लीजिए। आइए विलास सर, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अरे इधर आइए, इस तरफ आइए। इधर वाला चला दे। लीजिए लीजिए आइए ना। आप लोग करिए सर। यहाँ भी है, चलो धन्यवाद सर। हाँ हाँ, तो सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए विलास सर। क्वेश्चन सर आप इधर आज ये बहुत ही हम लोग का संस्थान से आवाज ठीक तो है। हम लोग का संस्थान से आज से शुभारंभ मॉक इंटरव्यू का शुभारंभ होने जा रही है और हमारे बीच आदरणीय गार्जियन प्रोफेसर डॉक्टर श्रीहरि सर, जो शुरू से हम लोग का मार्गदर्शन देते रहे हैं, गार्जियन के रूप में आए हुए हैं और आज का सर कर्म कमलों द्वारा समय निकाल के आए हैं। सर कर्म द्वारा हम लोग का शुभारंभ आज मॉक इंटरव्यू का किया जा रहा है, जिसका सैटरडे संडे हम लोग का हम मॉक इंटरव्यू हर वर्ष के भांति हम लोगों ने कराते हैं और उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसका टाइम 3 बजे से हम लोगों ने निर्धारित किए हैं। और सर के मार्गदर्शन में यहाँ पर बड़े भाई गार्जियन आदरणीय श्री रंजीत कौर मधकर सर, जो शुरू से हम लोग का संस्था से जुटे हुए हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको भी समय निकाल के हम लोग आग्रह पर उनको भी तालियों से स्वागत करेंगे। और इसी बीच में यहाँ पर हमारे बड़े भाई प्रमोद कुमार सर का जो है संस्था का प्रमोशन करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क अध्यक्ष, जो संस्था का बड़ा जवाबदेही दिया गया है, इनको भी तालियों से स्वागत करें। और यहाँ पर हमारे बीच आए हुए हैं अभय सर, जो बोरिंग रोड का इंचार्ज हम लोगों ने सौंपा है, और सर का अब हम ये भी चाहते हैं कि आदरणीय हमारे गार्जियन श्री श्रीहरि सर का जो है पौधों से स्वागत करिए। यहाँ का हेड कौशल कुमार सिंह सर। श्री प्रमोद कुमार सर जो है स्वागत करेंगे श्री रंजीत कुमार सर का। यहाँ पर हमारे जो नया इंचार्ज बने हैं बोरिंग रोड का, उनको भी पौधा से स्वागत करेंगे। ये क्या नाम है, अमृता जी। कौशल सर एक ऑनलाइन कर दीजिए इनका।
प्रमोद सर का। यहाँ पर बड़े जवाबदेही देते हुए श्री प्रमोद सर को भी जो है ना पौधा से स्वागत आदरणीय गार्जियन सर करेंगे। सर इनको जो है खाना लाइए। आइए आई एम प्राउड ऑफ यू आर माय स्टूडेंट। उनको देखने बुलाया सर। हमने आई डायरेक्टर प्राउड ऑफ मीटिंग में कहा कि व्हेन ही वाज स्टूडेंट I had given him conferred in degree. Now he is the vice chancellor and he has called me to confer the degree to you. तो डायरेक्टर मैंने दिया है सर। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब इसी बीच में अब प्रमोद सर का जो है अपना बताएं। सर मैं बच्चों से बात करना बढ़ जाएगी। बैठिए। तो बच्चों का सर मुख्य रूप से डिमांड यही था क्योंकि मुख्य परीक्षा भी शुरू हो रही है और बाकी सब बच्चे कब से मुख्य परीक्षा? बीपीएससी की ना? जी बीपीएससी का। तो इन लोगों का मुख्य रूप से डिमांड यही था कि जो अप्लाइड पार्ट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोगों का मार्गदर्शन किया जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सर से आग्रह करूँगा कि उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए उस पर, और बाकी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो कैसे किया जाए दोनों साथ साथ में। तो सबसे पहले मैं आर.के. मधुकर सर से आग्रह करूंगा कि सर आएँ और कुछ बताएं। सर इनकम टैक्स में कमिश्नर हैं, आप लोग जानते हैं। तो आर.के. मधुकर सर। ये नहीं चल रहा सर ये रिकॉर्डिंग कर ले सर। तो मीटिंग में जरा बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो मीटिंग में आ गए। 15-20 मिनट पहले ही निकले हैं। ठीक। परम आदरणीय रासबिहारी सर, संस्थान के प्रमुख विलास जी, बच्चों एवं हमारे सहपाठी, ये अभियान 40 संस्था एक ऐसी संस्था है जो लगता है पिछले दशक से मतलब 10 सालों से बिहार जैसे गरीब प्रदेश में मुफ्त में छात्रों को शिक्षा प्रदान करते आ रहा है। और ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है और ये विलास जी जैसे लोगों की सोच है कि आज अभियान 40 इस स्तर पर आया है, सभी लोगों को जोड़ करके एकजुट करके एक मंच प्रदान करता है। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित हों। मेंस, जैसा कि आज का टॉपिक दिया गया, एक मेंस के बारे में कुछ बताना है और इंटरव्यू के बारे में बताना है। तो मेंस बेसिकली किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए? मेंस में एक तो सबसे ज़्यादा बेसिक नॉलेज कीजिए, जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं उसमें 10 किताब पढ़ने की जगह एक किताब पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें। क्योंकि जो कंसेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है, जब तक आप उसका सिलेबस पर पूरा कमांड नहीं होगा, कमांड कब होगा? जब उस विषय पर जो कोई पुस्तक है उसको आप 10 बार पढ़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। वरना फिर आप आधी अधूरी जानकारी रहेगी। जैसे जब आप एमए का एग्जाम देते हैं, बीए का एग्जाम देते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन रट लेते हैं, एग्जाम जाके दे देते हैं, पास कर जाते हैं, नंबर आ जाता है। लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं तो कंपटीशन उस तरह का एग्जाम नहीं होता। जो एग्जामिनर होते हैं उस तरह का सीधा सा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मान लीजिए ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कि अकबर महान क्यों था, जब एक क्वेश्चन ये नहीं पूछ देंगे। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि वे औरंगजेब किस हद तक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था, क्या आप इससे सहमत या नहीं सहमत है? तो जब तक आप पूरा हिस्ट्री का डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, एक किताब को आप 10 बार नहीं पढ़े रहेंगे। अगर आप चाहेंगे कि नोट पढ़ लें, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, या आप चाहेंगे कोई पासपोर्ट आता है उससे पढ़ लें या 10 क्वेश्चन पढ़ लें, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले मेंस के लिए कोशिश कीजिए कि कोई भी जो भी विषय है जिसका सिलेबस, और सबका एक होता है, एक प्रिस्क्राइब बुक होता है, उस बुक को कोशिश कीजिए 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ने की। शुरू में एक बार पता चला कि एक बार बैठे 2-3 दिन में ख़त्म कर दे, पता चला कुछ भी नहीं आपको समझ में आया,
अगली बार जब उस बुक को निकाल के पढ़िएगा तो लगेगा ये चीज तो इम्पोर्टेंट था, इसको हमने छोड़ दिया। दूसरी चीज क्या है कि अगर किताब हम पढ़ रहे हैं, कहाँ हम जोड़ देना है, कहाँ चीज क्या देखना, तो अपने खुद से कैसे डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए। पिछले 10 साल का अलग अलग स्टेट का, मान लीजिए अब बिहार का दे रहे हैं तो बिहार का भी देख लिए, झारखंड का देख लिए, यूपी हिंदी प्रदेश का देख लिए, यूपीएससी का देख लिए। आप अगर जब क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे और जब पढ़ना शुरू करेंगे तब आपके दिमाग में आएगा अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमको पढ़ना चाहिए, ये कोरिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि तकनीक है। किसी के पास मान लीजिए आज कोई दिल्ली जाना है, किसी को हो सकता है बस से भी जाए, कोई ट्रेन से भी जाए, कोई प्लेन से भी जाए। तो जिसको जो तकनीक पता है, जो रास्ता पता है, वो जल्दी पहुंचेगा। तो कोई भी ऐसे भी एग्जाम में कोई भी सवाल जो होता है, चाहे वो पीटी का सवाल हो, चाहे मेंस का सवाल हो, कोई कठिन और आसान नहीं होता है। जो आपको आता है वो आसान है और जो नहीं आता है वो कठिन है, चाहे वो हल्का सा इजी सा ही क्वेश्चन क्यों ना हो। हम लोग जब एग्जाम दिया करते तो हम अपने ही बात बताते हैं। एक बार सर एक सब अल्टर्न आया था, पूछा था हिस्ट्री में, उस समय नया कंसेप्ट था सब अल्टर्न हिस्ट्री। सब अल्टर्न हिस्ट्री का मतलब होता है कि मध्यम वर्गीय या जो आम आदमी जो जिनकी इतिहास में क्या भूमिका है वो चीज था। अब वो अर्थ मुझे मालूम ही नहीं था तो बड़ा कठिन लगा, जबकि सिंपल सा ये कोई भी बच्चा जान सकता है। तो इसीलिए करें कि कोई भी सवाल जो होता है बहुत ज्यादा ना कठिन होता है ना आसान होता है, डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको जानते हैं कि नहीं। तो मेंस की तैयारी में, दूसरी मेंस की तैयारी में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का, क्योंकि मेंस लिखने का आप कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम 3 घंटा में 5 क्वेश्चन या जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना उसमें लिख सकते हैं, कितना सारगर्भिक चीजें उसमें बता सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज है हर क्वेश्चन का एक आंसर जो होता है पैटर्न होता है कि उसमें ये चीजें आनी चाहिए। जो भी एग्जामिनर जो जांचते हैं उनके पास ऐसा नहीं रहता है कि अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका 5 पेज का उनके पास आंसर नहीं रहता है, उनके पास 10-11 पॉइंट रहते हैं कि इस आंसर में ये पॉइंट आना चाहिए। अगर इसमें से 2-4 पॉइंट भी आपको आ रहे हैं तो उसमें नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो ये सब चीजें ध्यान देने की बीच है। दूसरा मेंस में नंबर कैसे अच्छा आता है, तो कोई भी चीजें आप लिखती हैं तो मतलब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको उसमें भूमिका लिखना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है, और अंतिम में जब आप कंक्लूड करते हैं तो कोशिश कीजिए जो 4 पेज और 5 पेज में जो चीजें आपने लिखा उसको समराइज करने की कोशिश कीजिए। जनरली एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके शुरुआत में देखते हैं और फिर अंतिम में जाकर के देखते हैं कि ये चीज लिखी, क्योंकि 32 पेज जो है पॉसिबल नहीं होता है कि उतनी कॉपियां जांचना होता है और सारा चीज आपका देखे, एक एक लाइन देखे। तो जो आपको अच्छा लगे, जो हाईलाइटेड नोट्स लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा उसी पेन से, कोई जरूरी नहीं कि लाल और हरा पीला करने की जरूरत है, उसी पेन से आप उसको रंग सकते हैं। बाकी मेंस के हम फिर बाद में चर्चा करें। अब हम इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, इंटरव्यू में क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए। बेसिकली इंटरव्यू क्या है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपका मेंस में हो गया है तो अभी से ही आप अपने पर्सनैलिटी में चेंज लाना शुरू कीजिए। चेंज कैसे लाएंगे, तो बेसिकली क्या है, जैसे मेंस से लिखना है तो इंटरव्यू बोलने का कला है। अगर आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं और हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो भगवान तो नहीं है ना कि वो जान जाए कि आप बहुत विद्वान हैं, वो तो ऑलरेडी जान रहा है कि आपने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, आप जानते ही होंगे, लेकिन एक्सप्रेशन तो आना चाहिए ना। जब तक आप एक्सप्रेशन नहीं देंगे नंबर आपको कैसे देगा या इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहला चीज़ है कि डेली जो है आप खुद से हर टॉपिक पर, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट के हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बनाएं, जो समसामयिक घटना है उससे क्वेश्चन बनाएं, जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन बनाएं। जनरली इससे संबंधित 100 से 50 क्वेश्चन आप बना सकते हैं और उसका आंसर बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, 4-5 लाइन का बना लीजिए और उसका अभ्यास करिए बोलने का। हर दिन 1 घंटा जो है ना बोलने का प्रयास कीजिए। और इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, तो कोई भी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए और उसको ऐनक के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। इतना ज़्यादा ड्रामेटिकल चेंज आएगा
दुनिया का कोई ताकत आपको इस तरह का जो चेंजिंग आप में आएगा वो खुद आप अनुभव करेंगे। तो ये सेल्फ मेहनत की चीज़ है। मतलब चूंकि हम मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, हम लोग नीचे से उठ के आते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक भय सा माहौल रहता है। वो भय झिझक कैसे खत्म होगा? तो मनोविज्ञान कहता है कि कोई चीज़ को अब अगर आप बार बार 25 बार एक चीज़ को बोलेंगे तो वो कंठाग्र हो जाता है, आपका भय झिझक खत्म हो जाता है उस टॉपिक पर बोलने का, उस टॉपिक पर नॉलेज आपका, फिर उस समय आप सोचते नहीं हैं, लगातार जैसे ही बोलता है। और जनरली अगर आप अपने जो आपका सब्जेक्ट है और जो इश्यूज है उस पर अगर आप विस्तृत तैयारी करके जाते हैं तो इंटरव्यू का कितना भी अगर खराब से खराब इंटरव्यू हो जाएगा तो 60 से 65% क्वेश्चन जो है, जो आप सोचेंगे, जो आपसे संबंधित रहेगा, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में कोई जरूरी नहीं कि आप 100 में 100 क्वेश्चन का जवाब दें। अगर 60%, अगर 40% भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, ढंग से देते हैं, तो उतना ही में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो जानते हैं, इंटरव्यू बोर्ड जानती है कि जो लड़का आया है मेहनती है, वो ये भी जानता है कि भाई हो सकता है अभी उसको इस चीज़ याद नहीं आ रहा है, भूल रहा हो। वो इतने वो समझदार होते हैं, इतना उनको नॉलेज होता है। तो अगर इंटरव्यू की हमें तैयारी करनी है तो इन सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट इसका जैसे कहता है मेंस लिखने का चीज़ है तो इंटरव्यू बोलने की चीज़ है। जिस दिन से आपका मेंस में हुआ सिलेक्शन, आप 1 घंटा ऐनक के सामने, इंटरव्यू के सामने बोलना शुरू कीजिए इंटरव्यू के लिए, देखिए कितना चेंज आता है। अगर चेंज नहीं आया तो फिर आप हमसे यहीं या कहीं भी आप हमसे मिलिए, खुद चेंज आता है। आपको अपने आप को खुद बनाना पड़ेगा। ये कोई भी आदमी आपको बता देगा कि ये करना है वो करना, उससे नहीं हो सकता है जब तक आप अपने आप में चेंज नहीं लाए। लिखना तो आपको है ना, जानते बहुत है, जब तक आप लिखिएगा नहीं कहाँ से ना, जब तक आप बोलिएगा नहीं वहाँ कैसे होगा। तो हम मध्यम वर्गीय के और जो इंग्लिश स्कूल मीडियम में नहीं पढ़े हैं, उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, चाहे जो भी रीजन रहा हो। बहुत सारे रीजन रहते हैं, तो उन चीज़ों को, उस झिझक को, उसको मिटाने के लिए हमें ये तकनीक अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि समय भी कम है और सर को ही बोलना है, बाकी बातें हम लोग शनिवार रविवार हम लोग आएंगे ही, और जिनका जो विषय रहेगा, टॉपिक है, उस पर हम बताएंगे कि आपको क्या स्टडी करना है, क्या करना है। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, काफ़ी बढ़िया से आपको मुझे लगता है कि आप काफ़ी से समझ चुके होंगे। अब हम आपके सामने सबसे पहले मेरा ये आग्रह होगा कि आप लोग कॉपी कलम रखिए। सर जब भी कुछ बताएं तो ज़रूर नोट किया करें। सर को मैं सुनता रहा हूँ लंबे समय से, सर से मैंने पढ़ा भी है, तो जो बताएंगे आपको तो वो चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। इसलिए ज़रूर देखिए, मैं तो शिक्षकों को भी कहता हूँ कि ज़रूर सर जो बता रहे हैं तो उसको ज़रूर सुनिए और नोट करिए, क्योंकि सीखने सिखाने की जो क्रम है वो हमेशा चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है। और सर जैसे अनुभवी शिक्षक से सुनना अपने आप में एक बहुत बढ़िया मौका होता है जब हम सबको सुन पाते हैं। तो सर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस बच्चों को सर बताएं, खास करके अप्लाइड पार्ट कुछ काम करता है, सर काम करता है, ये रिकॉर्ड कीजिए सर, ये आगे जी सर। मेरे प्रिय मधुकर जी, संस्थान के निदेशक विलास जी, यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स जो आपको पढ़ाने का प्रशिक्षण का दायित्व निभाए हुए हैं, और इससे मुझे बताया गया कि न्यू कमर सर ये नए बैच के बच्चे हैं और वे भी हैं जिनको साक्षात्कार देना है यूपीएससी में, तो 2 पीढ़ी के लड़के हैं सही अर्थों में। और ये अच्छा है कि आप खुद भी आपस में इंटरेक्ट होंगे तो एक दूसरे को बहुत बता सकते हैं। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये देश में सबसे बड़े ओहदे तक जाने का मार्ग है।
मान सम्मान से मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप कुछ अपना रचनात्मक विचार देकर एक्सक्यूट करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं सरकार के, क्योंकि जो प्रोफेसर हैं वो ज्ञान का निर्माण तो करते हैं, वो एक्सक्यूट नहीं करा सकते हैं, और आप अपनी समझ को वहाँ एक्सक्यूट करा सकते हैं। इसलिए आप बड़ी जिम्मेवारी वाले व्यक्ति हैं। और भारत और बिहार जैसे राज्य और भारत जैसे देश में पदाधिकारियों की, इसको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, कि बड़ी भूमिका है, बड़ा मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट है। आप संवैधानिक प्रावधान से आते हैं, इसलिए आपकी जो तैयारी है, शुभकामना तो बराबर दूंगा, देता ही हूं, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी की तैयारी है। आप इसे कैजुअल वे में नहीं ले सकते। आपको काफी, मैं देखिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर, हार्ड स्टडी, कंप्लीट डिवोशन टू स्टडी, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। और फलाने 2 घंटे पढ़ के हो गया, मान लीजिए कहीं कहीं जादूगिरी होती है, आप उसमें कम भरोसा रखें, आप अपने मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखें। और ये भी बता देते हैं कि कोई निराश होने की जरूरत नहीं है किसी को। मान लीजिए प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो निराशा जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा अस्त्र है। इसलिए निराशा को तो एक बार अगर नहीं हुआ तो मतलब ये सोच के चलिए कि अगला बार मेरा निश्चित होगा, हम बहुत कुछ सीख लिया इससे। नहीं होना या मेंस में ही नहीं होना आपको कई ज्ञान दे जाता है। मैं ऐसा नहीं, ऐसा गलती किया, ये नहीं करता, वो हो जाता, इस पर अगली बार कर लूंगा, और सफलता तो मिलेगी अगर आप मेहनत करें रोज। हम तो बहुत पहले देखिए, अब तो एग्जाम पैटर्न बदल गया, कैरिकुलम बदल गया, जिसको कंटेंट या सिलेबस कहते हैं, और जिम्मेवारियां भी पदाधिकारियों की बदलती जा रही हैं। अब उनको ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेशन से ज्यादा आज के पदाधिकारी की जिम्मेदारी सोशल वेलफेयर ओरिएंटेशन है, जस्टिस टू सोसाइटी है, समानता के लिए काम करना है, मानवाधिकार के लिए काम करना है। इसलिए आप सिर्फ अब फाइल वर्क नहीं कर सकते हैं। फाइल कल्चर ही आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। आप देखते हो कितने पदाधिकारियों बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं, उनका ट्रांसफर होता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। इसलिए जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट आया, आज के समय में ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविज्म का समय आ रहा है। आप बड़े नाम सम्मान पालेंगे अगर अच्छे काम अपने क्षेत्र में जाके करेंगे तो इसलिए बड़ी जिम्मेवारी, आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सबके सामाजिक परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं, लेकिन आप उन सब चीजों में ना पड़े। वो अमीर के बच्चे हैं, वो यहाँ राव में जाके कर लेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ विलास जी के यहाँ तो लड़के भी नहीं पूरे नजर आ रहे। 1 और 2 का मतलब नहीं है। आप ये जान लें, अकेले भी आप तैयारी करते हैं तब भी सफलता की संभावनाएं पूरी है। लेकिन 1-2 बात मैं कहूंगा कि ग्रुप प्रिपरेशन, ग्रुप विथ एकेडमिक कॉपरेशन, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप प्रिपरेशन काफी लाभ देता है, लेकिन सबों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना होगा। आपने पढ़ा होगा या आप भी जानते हो कि अभी आप चले जाएं पटना विश्वविद्यालय कैंपस के पीछे में कई जगह हम देखा बहुत सारे लड़के बैठे रहते हैं, तैयारी करते हैं। एक बार मैं महाराजा कॉलेज आरा में गया था, कोई कार्यक्रम था, जब निकला तो क्या सब ये बैंक आदि की बच्चों से उधर के बातचीत किया, इतना अच्छा लगा कि तो उसी में निकलते हैं बच्चे। उसी में कई लड़के से परिचय हुआ, किसी का रेलवे में हुआ, किसी का तो पटना मेरे घर तक आया वो, सर आप हम लोगों के बीच भाषण दिया, वही सब जुट गए। जब बताया तो काफी देर तक उन्होंने विचार में बताया था हमने। तो इसलिए ये अच्छी चीज है। निराशा, हतोत्साह, ये सबको तो फेंक डालिए यहां से जब निकलिए, और सिर्फ ये सोचिए हम में क्षमता है, हम कर सकते हैं। और आप, हम नहीं कहते कि सभी IAS हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी है। ये मत सोचिए कि जब तक राव में नहीं जाएंगे और कई बड़े बड़े कोचिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप तैयारी करें। कोचिंग संस्थान या इस प्रकार के
चैरिटेबल संस्थान जो विलास जी चलाते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि आप 2 आते हैं 4 ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी बच्चे आते हैं उनको सही शिक्षक से सही ज्ञान मिले, और सही ज्ञान का मतलब देखिए, आपको स्कॉलर बनाना इस हॉल का उद्देश्य नहीं है, ना आपका उद्देश्य है। जिस दिन आप अपना ये उद्देश्य रख लीजिएगा मुझे विद्वान बनना है, तो उसके लिए है ही नहीं जगह। आप तो एक मार्केट में हैं, जॉब पाने का यह बाजार है, तो आप उतना ही पढ़िए, उतना ही लिखिए। अब मुद्गत जी बताया कई बातें, उतना ही पढ़िए, उतना ही लिखिए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। अब मान लीजिए किसी को कोई प्रश्न आया है, किसी एग्जाम में है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ न्यूटन्स लॉ, तब न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ, कब मरा, जन्म तिथि, ये सब तो नहीं चाहिए। न्यूटन ये पुस्तक न्यूटन्स लॉ है क्या, एंड हु अदर्स, बिल्कुल कि किस परिस्थितियों में न्यूटन्स लॉ को चैलेंज किया गया, और उसके बावजूद न्यूटन्स लॉ की वैलिडिटी आज भी उतनी ही है, मजबूत हुई। तो व्हाट लॉ इज, हु चैलेंज द लॉ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन हुआ वो, एंड व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस। बस इतना ही लिखिए। 20 मार्क्स है तो आपको 18 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा। लेकिन जिन्होंने लॉ दिया, न्यूटन ने एक सेब गिरते हुए देखा, फलाने इंस्टीट्यूट में देखा, फलाने जगह, सब कोई जरूरत नहीं। व्हाट लॉ इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु चैलेंज द लॉ, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ऑथोरिटी ऑफ न्यूटन वाज चैलेंज, दैट इज द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। एंड देन जो उनका सारांश, यह बताइए कि इसके बाद व्हाट स्टेटस स्टैंड्स इन चैलेंजेस के बावजूद। बहुत लोग तो बहुत किताब लिख देते हैं, लेकिन जिन्होंने काम किया, एक पुस्तक लिखकर अमर हो जाते, एक सिद्धांत देकर अमर हो जाते, एक विचार देकर नोबेल प्राइज पा लेते। तो वो स्कॉलर, आपका काम है कि आप सभी उलझन में ना पड़ के उन्हीं चीजों को लिखें, जरूरत है। और बता दें, अभी आपके रिटन एग्जाम में जो देकर आए वो अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीं दिए हैं वो सुन लें। 2 पार्ट होता है, एक कंसेप्चुअल और अप्लाइड। आप अगर दोनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन करेंगे तभी वो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द आंसर, बहुत मार्क्स मिलेगा। वो ठीक का मतलब जी, बहुत किताबों के चक्कर में नहीं पढ़िए, बेसिक किताब को पढ़िए। एक किताब 2 किताब काफी होता है, ये भ्रम मत रखिए उसने बहुत किताब रख लिया खरीद कर, पढ़ी नहीं। उस किताब को बार बार पढ़िए आप, और उससे आपको कंसेप्चुअल फ्रेम बिल्कुल डेवलप कर जाएगा। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, जितनी किताबें जो महत्वपूर्ण है पढ़िए आप, 1-2 किताब ज्यादा मत, और उससे कंसेप्ट डेवलप किया तो आप उसके बेसिक कंटेंट्स को बता देंगे। प्रश्न का 2 प्रारूप होता है कि बेसिक नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर थीम, और दूसरा होता है अप्लाइड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर थीम। जैसे आप बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या वैसे लीजिए अभी पावर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक पार्ट है, ये कंसेप्चुअल है। अब है कि अगर प्रश्न कहता है क्रिटिकली एप्रिशिएट द फंक्शनल पावर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गिविंग योर ओन इंप्रेशन, योर ओन व्यूज। 2 पार्ट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट है उसको आप लिखा, ये धारा ये कहता है, ये काम है। लेकिन अगर आप उसको देखें तो क्या आज, जैसे ये आज के परिप्रेक्ष्य में मुद्दा 2 दिनों चल रहा है, क्या वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, चेयर सभापति, या नहीं। अब आपको ये नहीं देना है कि फलाने नेता ने ये कहा वो कहा, ये देना है कि मेरे दृष्टि में ये शानदार व्यवस्था है,
या मेरी दृष्टि में अच्छी व्यवस्था नहीं है। दोनों पक्ष में मिलेगा आपको, जान लीजिए। आप अपने विचार से कैसे इसको साबित, अपना विचार, आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो यू ऑल्सो हैव डेवलप्ड योर ओन इंप्रेशन, उसको आप लिखते हैं नहीं। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पोस्ट बड़ा सम्मानीय है, हाउस राज्यसभा जो होता है वहाँ विवाद होते रहते हैं, उसमें उपराष्ट्रपति खामखा कंट्रोवर्सी में जाते हैं। लेकिन ये देखिए, जब संविधान निर्माताओं ने जब बनाया था, राज्यसभा को बराबर उच्च सभा कहा गया। ये भी तो है, ये माना गया कि लोकसभा निम्न सभा है, जहां चुने हुए लोग किसी भी साक्षरता स्तर के किसी प्रकार के आ सकते हैं। लेकिन वहां पर संभव है कि विभिन्न बिल का जो विधेयक लाए जाए उस पर बड़े स्तर पर विचार विमर्श नहीं हुआ हो, बहुत पहल में वहां छूट गई हो, इसलिए राज्यसभा रखा गया। इसलिए राज्यसभा का गठन हुआ कि उपराष्ट्रपति जैसे गौरव और गरिमा के पद के व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा इसमें नॉमिनेट विद्वान और विभिन्न पक्ष के विद्वता भरे हुए लोग आएंगे। ये वो लोग आएंगे जो प्रत्यक्ष राजनीति की दलगत से बचे हुए रहेंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार होंगे, विषयों के विशेषज्ञ होंगे। खुदा प्रिय अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भाषण है, ये वे लोग होंगे जो दलगत गंदगी से बचे हुए होंगे। तो राज्यसभा हम समझते हैं, आप विचार कहिए, कि ये उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पदों के रहने से राज्यसभा की गरिमा बढ़ती है, या हर बिल पर सूक्ष्मता से बेवार बिना पक्षपात का विचार कर सकता है, और ऐसे लोगों के होने के कारण राज्यसभा में ये हो सकते हैं। दूसरा ये पक्ष है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं उसका कंफ्यूज देखें। जो लोग जो चुनाव हार जाते हैं दलगत राजनीति में, वो भी इसमें आ रहे हैं। दुर्भाग्य से, नाम किसी का नहीं थे, दुर्भाग्य से यह है कि नॉमिनेशन में भी वो लोग हो जाते हैं, 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वह राज्यसभा जिसे संविधान सभा ने सोचा था, उस प्रकार का उच्च स्तर का दायित्व नहीं निभा रहा है। ऐसी स्थिति में अच्छा होता कि आप जैसे स्पीकर चुनता, ये भी अपना एक चुन लें, और उपराष्ट्रपति इस प्रकार के दलगत गंदगी से बचें। फिर ये भी है कि नहीं, इसके सुधार की जरूरत है। ऐसे लोग नहीं आवे जो तुरंत चुनाव हार गए वो आ जाते हैं, या और भी कई क्राइटेरिया बनाए, जैसे मनोनीत करते हैं। आज मनोनीत किया, भारत रत्न भी मिला, अब कल देख रहे हैं कि वो घड़ी छाप का प्रचार कर रहा है। इससे लोग, राज्यसभा का सदस्य, भारत रत्न पाने वाला लोग अगर एडवर्टीजमेंट में काम करने रह गए तो ये गरिमा को घटाता है। ये हाउस सबसे पवित्र हाउस है, देश का सबसे उच्च सदन है। उच्च सदन में कौन आवे, कैसे लोग आवे, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि वो सभी बिल का सही अर्थों में उसकी केमिस्ट्री और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जांच हो, तभी वो एक अच्छा बिल एक्ट में बदल पाएगा। ये राष्ट्रपति को फैसिलिटेट करने का एक बड़ा माध्यम था। जब ये बनाया गया था, राष्ट्रपति सीधे लोकसभा से न जाने वाले बिल पर देखें, वरन एक ऐसे हाउस से बिल जाए जहां उसकी बृहद चर्चा हुई है और उसके सारे प्रोसीडिंग्स जाते भी हैं प्रोसीडिंग्स हैं कि फलाने इसमें ये कहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई विषय हो, इसके 2 पार्ट है। अब प्रश्न में देखिए आप क्या कहता है। मान लीजिए ज्योग्राफी का प्रश्न कहता है कंसेप्ट ऑफ एसोसिएसी, उतना अप्लाइड नहीं है, लेकिन जैसे कहता है कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एसोसिएसी द अप्लाइड पार्ट्स कम, उसमें अगर आप प्लेट टेक्टोनिक से कोरिलेट नहीं करेंगे, दैट इज द लेटेस्ट नॉलेज, तो फिर वो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है किताब कम पढ़ें, लेकिन पढ़ें पूरा, लिखें। जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ राइटिंग, ये डेवलप। ऐसे भी तो एक रहता है एक पेपर, तो वो भी आपको हैबिट ऑफ राइटिंग विल एम्पावर यू टू डेवलप योर ओन थिंकिंग, ओन परसेप्शन when you have any crisis at the time of essay writing। ऐसे में कभी आगे आप जितना पढ़ के आए कुछ नहीं आया, गेस फेल कर गया,
अगर आपने अधिक पढ़ा है, अधिक सोचा है, एम्पावरमेंट ऑफ राइटिंग हैबिट डेवलप किया है, तब आपके दिमाग में उपज होगा नहीं ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा है, कुछ पॉइंट वहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ वहाँ, एंड आई कैन प्रिपेयर दिस। हो सकता है बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाए, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाए, क्योंकि वो जो ऐसे है वो आपके अपने ओरिजिनल दिमाग की उपज है। वो बुक नहीं है, वहाँ बुक नहीं लाया है आपने, बुक से नहीं, कॉपीराइट वो नहीं है, वो आपने अपने दिमाग से सोच के लिखा है। और इंटरव्यू बोर्ड के विषय में मिलता है, तो इसीलिए आप देखिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए, कोई निराशा नहीं, और ये भी नहीं रखिए मन में कभी उसने फलाने बड़े कोचिंग में किया। हम बहुतों को जानते हैं, बड़े कोचिंग के आदमी जमीन पर आ गए, छोटे कोचिंग के आदमी बहुत ऊंचाई तक चले गए, बिना कोचिंग करने वाले लड़के भी गए हैं। तो इसीलिए वो सब नहीं रखिए, पढ़ो मन से, कम भी किताब है नहीं, इन्होंने लाइब्रेरी भी गठित किया, लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी किताबें हैं, या ये खरीद लेंगे, जो किताब आप बताइए, इनका काम है, ये खरीद के रखेंगे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़ने की यहाँ सुविधा है ना, तो आप लोग कर रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं हैं। और ये सबसे देखिए, ये सोशल सर्विस के भाव से ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए ये मत है कि यहाँ पैसे ही नहीं लगता है, तो बहुत कम पैसा लगता है, खाली रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या पढ़ाई होगा, वो सब नहीं है। आप, मैं पक्षपात रहित तो होकर कह रहा हूँ, कीप मैसेज कि मतकर जी ऐसे अफसर, कई अफसर यहाँ आते हैं, रिटायर्ड अफसर बहुत सारे आते हैं क्लास लेने के लिए। हम तो अब उम्र हो गया, थोड़ा कम बीमार भी रहता हूँ, लेकिन अक्सर आते ही रहता हूँ। माई ऑल द गुड विशेस आर विद देम, तो आप आएँ। और इंटरव्यू के लिए मतकर जी ने बताया उसकी क्लास भी लेंगे, लेकिन उसमें कहते हैं आप कोई तनाव लेकर इंटरव्यू बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। घर में झगड़ा भी नहीं करना है कि मुझको सीट सिला दीजिए, नया कपड़ा सिला दीजिए, नया जूता खरीद दीजिए। ये जरूर है कि जो भी पहन के जाए वो डिसेंट हो, ये नहीं कि वो मल्टी कलर्ड शर्ट पहन लिया चले गए, वो नहीं। ड्रेस मस्ट बी डिसेंट, ऑफिसर्स लुक उसमें लगे। आधे कपड़े का भी हो सकता है, पैंट शर्ट पहने, टाई लगाएं नहीं लगाएं, मौसम उस सब पे वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही ओवर हो कि टाई होना जरूरी है। लेकिन जो भी कपड़ा पहन के जाएं, ठीक से जाएं, गेट को खोलें, आदाब करें, प्रणाम करें, जब बैठने कहे बैठे। ये सभी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की यहाँ ट्रेनिंग होगी, जबकि ये मॉक इंटरव्यू आदि लेंगे, और वो आपको उससे आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये भी जान लीजिए। यू विल गेट योर, और ये भी बिल्कुल घबराहट तनाव नहीं रहना है। मैं बता देता हूँ आपको, अभी तो 6 महीने पहले डेथ कर गया बहुत मेरा वो एक कोई था, पता नहीं आप जानते थे कि नहीं, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्ट्री में था मेरा विद्यार्थी, ओम प्रकाश। वो बहुत सीनियर इंडिया के विदेश मंत्रालय में, ही वॉज इन रैंक नाउ 6th। वो पैलेस्टीन में मिशन भी रह चुका था, और अफगानिस्तान में था, बहुत जगह था। तो बट ही वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर टू पैलेस्टाइन, जब इंदिरा जी ने बनाई थी, वो 83 में किया था, बहुत सीनियर था। अब रिटायर करने वाला था कुछ दिन में, वो कहा कि हम सेक्रेटरी नहीं हो पाएंगे सर। तो वो उसमें इंडियन फॉरेन सर्विस हुआ करता था, होता है कि नहीं, तो नहीं होता, अभी भी है, हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस में था। तो उनके इंटरव्यू बोर्ड में गया, 83 या 84 की बात जा रहा हूँ। इवन आई वॉज वेरी यंग टीचर्स, तो बड़ा बार हमसे सलाह लेता। तो उसको पहला प्रश्न पूछा, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो सेंट स्टीफन दिल्ली यूनिवर्सिटी का था स्टूडेंट्स, और ज्योग्राफी था उसका दूसरा। एनीवे, उस समय रटने वाला पैटर्न क्वेश्चन वाज डिफरेंट, 10-12 को रट लिया। वो कहता था हमको आइसोस्टेसिस है और ये प्लेन माउंटेन बिल्डिंग समझ हम रट लेते, खूब रट लिया। एनीवे वी क्वालिफाइड। तो इंटरव्यू बोर्ड में पहला प्रश्न उससे पूछा, डू यू नो GIS? तो उसने कहा yes, I think the real question is GSI, Geological Survey of India. No, I'm asking you GIS. Have you heard this? No, I'm again telling it should be Geological Survey, GSI. उसमें बहुत कम था इसका,
तो बोर्ड ने कहा कि नो, यू आर रॉन्ग। आई मे बी सर, आई एम सॉरी, बट आई एम वेरी फ्रैंक, आई हैव नॉट। सो दूसरा क्वेश्चन पूछा, डू यू नो हॉर्स लैटिट्यूड्स? नो सर। तो व्हाट डू यू नो इन ज्योग्राफी? सर, आई नो ह्यूमन ज्योग्राफी and you may ask anything me from human geography. फिर कहा कि the horse latitude related to human geography. Sir, I have not read that part. क्लियर कर दिया, तो वो भाग हमने, क्योंकि हॉर्स लैटिट्यूड साउथ के हाई प्रेशर रहते हैं। अब माइग्रेशन ऑफ विंड बीइंग स्टार्टेड, वो लैटिट्यूड में जाता था, घोड़ा लेके ऑस्ट्रेलिया बसने के लिए न्यूजीलैंड जाता था वो। और जैसे उस लैटिट्यूड उसको समझता था ये दिस लैटिट्यूड कोई राक्षस समुद्री रहता है यहाँ, दे वांट सेक्रीफाइस, तो 10, 5, 20 घोड़ा फेंकता था समुद्र में। जैसे वजन घटा तो जहाज ठीक से चलने लगा, तो उसको लगता था यहाँ कोई राक्षस है, इसलिए दैट वाज नेम रहती है हॉर्स लैटिट्यूड, कि दे नीड सेक्रीफाइस ऑफ हॉर्स। हॉर्स भारी, पहले भेड़ बकरी फेंकता था, वो तो सब फेंका जाता था, तब भी नहीं लाभ होता था, तब लोगों ने घोड़ा फेंकना शुरू कर दिया था। तो माइग्रेशन का, मॉडर्न माइग्रेशन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो हम उसको बताया कि तुम्हारा तो सब गड़बड़ हो गया। कहा लेकिन इसके बाद हमको इकोनॉमिक्स से पूछा तो बहुत अच्छा उत्तर दिया। और इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी ये वो, इस समय सर, उस समय WTO बना भी नहीं था, इस सब में सर हम बहुत बढ़िया दिया है। और इंडियन इकोनॉमी में पूछा वो बाकी सर, बट ही गॉट वेरी हाई मार्क्स। एक ही प्रश्न में वो जिद किया, बाकी को कह दिया ये हम नहीं जानते, बाकी हम क्या जानते हैं। देन दे शिफ्टेड टू इकोनॉमिक्स, और उसका 76 या 73 रैंक था। आई फर्स्ट चॉइस वाज फॉरेन सर्विस, ही वेंट टू फॉरेन सर्विस। तो इंटरव्यू बोर्ड में तनाव ना लेकर लड़ना भी नहीं है बोर्ड से, ये भी बता देती है। हम फिर एक उदाहरण देते हैं, एक छात्रा देखिए, ऐसा उदाहरण, सॉरी टू से, उसका भी कैंसर होकर डेथ हो गया। वो राजस्थान कैडर में IAS थी, ममता खां वो बिहार की थी, बाद में झारखंड में, तो उसका घर उस साइड हो गया, तो झारखंड में 5 साल के काम भी की, यहीं रहते हुए उसको कैंसर डेथ हो गया था। तो ममता पटना यूनिवर्सिटी वुमेन्स कॉलेज की इकोनॉमिक्स की टॉपर थी, BA ऑनर्स की, से बैठी थी, वेरी गुड स्टूडेंट्स। पहले साल उसका रिटर्न में हो गया, बहुत ही दुबली पतली लड़की थी, छोटी सी, और उसमें वो लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हो गए थे। तो इंटरव्यू बोर्ड में उसको पहला प्रश्न, आर यू फ्रॉम बिहार? यस आई एम फ्रॉम बिहार। उसमें बिहार बटा नहीं था। व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट योर चीफ मिनिस्टर? लालू प्रसाद वाज जस्ट चीफ मिनिस्टर, नॉट गुड इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन। Should he be or not? No, this kind of person should not. भाई बताइए, गलत तुम कही, ये ब्यूरोक्रेट का तय करने का नहीं है, तुम पदाधिकारी बनने जा रहे हो, तुम तय करोगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली तुम ये कहते, कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, दैट सिस्टम इलेक्ट्स द मेंबर्स एंड देन द गवर्नेंस एस्टैब्लिश्ड। Whoever it is, Lalu Prasad Yadav, when the public support is there, MLA's absolute majority support is there, he must have certain thing. That's why the elected members have supported him to be the chief minister of the state. So you should have finished there in history कि लालू जी अच्छे आदमी नहीं है, ये कोई पदाधिकारी कर सकता है क्या? कोई चीफ सेक्रेटरी ये कहेगा कि नीतीश कुमार अच्छे नहीं है? कैसे कर सकता है? जो आद्या पदाधिकारी आप आगे बताती कि हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट वंस दी ऑर्डर हैज कम, फाइल पे ऑर्डर हो गया, तो उसको इम्प्लीमेंट करना मेरी जिम्मेवारी है, उस दायित्व को निभाना मेरे। तो शी डिड नॉट गेट अच्छा मार्क्स, नहीं वैसे नहीं हुआ। उसके फादर बहुत सामान्य परिवार के थे, उसकी शादी कर दी, उसको एक बच्चे भी हो गए। लेकिन इतनी अच्छी स्थिति, बड़ी रोई जब हम शादी में गए थे, इतना रोई। उसके फादर ने कहा कि आपको देख के जितना ये रोई है उतना किसी के सामने नहीं रोई। फिर बातचीत करती थी, जब बच्ची 2 साल की करीब हो गई, उसको एज भी बता हुआ था, फर्स्ट चांस था, MBA कर दी थी। सी अपीयर्ड इन UPSC और
क्वालिफाई कर गई IAS कैडेट बिलासपुर। इसमें कहा कि हार नहीं मानना है, हो गया। और सब पेपर में निकला था एक बच्चे की माँ IAS हो गई, और सभी जगह इंटरव्यू में वो एक मेरा ही नाम दिया था, ये भी आया था कि सर की ही प्रेरणा से मैं यहाँ आई। तो वो अलग है। मेरे कहने का मैसेज है कि कोई घबराहट नहीं, कोई निराशा नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव दिमाग से निकाल देना, सिर्फ लगे रहो, आप सफल हो जाओगे। पांचों उंगली बराबर नहीं, मैं ये नहीं गारंटी दे रहा हूं सब IAS बन जाएंगे, लेकिन आप सम्मानीय जगह पर पहुंच जाएंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप। सम्मानीय नौकरी मिल जाएगी आपको। नौकरी एक पक्ष है जिसको नहीं निकाल सकते, और दूसरा जो बड़ा पक्ष है, जहां भी जाएं सेवा का एक बड़ा अवसर मिलेगा। भारत को ऐसे पदाधिकारियों की बड़ी जरूरत है। और इंटरव्यू की क्लास में फिर हम भी आएंगे, ये लोग रहेंगे तो आपको बताएंगे और किस किस प्रकार से तैयारी करनी है। माई गुड विशेस टू यू ऑल, टू द टीचर्स एंड टू द इंस्टीट्यूट। थैंक यू। सब देखिए, मधुकर जी ग्रामीण परिवेश से हैं। ये ग्लेरिंग एग्जाम्पल समझ लीजिए, गांव घर में रहकर चंडी नहीं भाई, चंडी नालंदा से आने वाला व्यक्ति आज इनकम टैक्स के बहुत सीनियर पदाधिकारी हो गए। हम तो सर BPSC भी कंप्लीट किए। हाँ, BPSC भी किए थे। राजवर्धन शर्मा जी बहुत ऐसे BPSC किया, तो ये निराश नहीं हो गया। फिर लगे रहिएगा, रोज 7 घंटा 6 घंटा 5 घंटा पढ़िएगा, सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद सर। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा आज। तो नेक्स्ट जब भी इंटरव्यू का ये लगाया जाएगा क्लास वगैरह, सभी लोगों को सूचना दे दी जाएगी। और धन्यवाद। रणनीति बताने की, रणनीति से संबंध में जो भी होगा तो कौशल सर ये करेंगे। आपने बताइए थी कैसे क्या मॉक इंटरव्यू तो कौशल सर आकर के यहाँ पे रणनीति बताएंगे, साथ में कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। एक तो आपने वेबसाइट पर दे दीजिए कि फलाने दिन यहाँ इंटरव्यू क्लास है, जो भी सफल लड़के हैं वो आके रजिस्ट्रेशन कराएं। कुछ अगर फी है तो वो दीजिए, बिना फी का रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका नियम है। क्या हुआ निःशुल्क सर मैंने किया, निःशुल्क मॉक इंटरव्यू। अब जो भी किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन वेबसाइट पे बढ़िया से दीजिए, और ब्लिंक करते रहे तो और अच्छा है। वेबसाइट आपका लेकिन है नहीं बहुत, आपकी हमको जो लग रहा है उसको अपडेट करो, उसको अपडेट करके उस पर वो ब्लिंक करता रहे कि इंटरव्यू क्लास फ्री ऑफ चार्ज। तो और है, काम रजिस्टर्स वुड बी कंडक्टेड बाय इमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, प्रोफेसर, है ना। तो बढ़िया से बना के दीजिएगा, लड़के आएंगे। ये आज मॉक इंटरव्यू के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और 8 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं की जो रिजल्ट आया है उसका इंटरव्यू शुरू होगा। उसके पहले हम लोगों ने जो मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थी हैं उनके लिए मॉक इंटरव्यू का आयोजन कर रहे हैं हम लोग, और ये सब हर सप्ताह में शनिवार और रविवार को इसका आयोजन किया जाएगा। हमने मॉक इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो प्लानिंग की है, जो योजना बनाई है, उसमें क्लास के साथ साथ परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को मॉक इंटरव्यू का भी अभ्यास कराया जाएगा। और मॉक इंटरव्यू में मुख्यतः हम लोगों की ये कोशिश होगी कि करंट अफेयर्स पर, जो अभी तक पिछले कुछ परीक्षाओं के जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया, उसमें मुख्यतः फोकस करंट अफेयर्स पे ही रहा है। इसके बाद फिर उनके जो वैकल्पिक विषय होते हैं उस पर फोकस रहा है, और फिर जो स्नातक स्तर पर उनका जो विषय रहा है उस पर फोकस रहा है। तो मुख्यतः हम लोगों की जो कोशिश यही होगी कि करंट अफेयर्स पर उनकी तैयारी अच्छी हो, छोटे जवाब हों, सारगर्भित हों, उपयुक्त जवाब हों। जैसा सर ने ही बताया कि अगर आप 40% या 60% भी अगर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में ज्योग्राफी में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया,
लेकिन उनका जो अपना विषय था अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और वो फाइनली सेलेक्ट हुए। तो हमारी भी कोशिश ऐसी यही होगी कि हम उन्हें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रश्नों पर ज़्यादा हमारा फोकस होगा, उनकी तैयारी अच्छी करवाएं हम। हमारे यहाँ जो इंटरव्यू होता है एक एक कैंडिडेट पर हम 20 से 25 मिनट का समय देते हैं, कभी कभी तो उससे भी अधिक समय दिया जाता है। और पिछली परीक्षा में 30 छात्र यहाँ पर मॉक इंटरव्यू के अभ्यास के लिए आए थे, जिसमें से 9 विद्यार्थी अंतिम रूप से सफल हुए। तो अब ये प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई है 69वीं प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है और उसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। हमारे यहाँ से 30 छात्र इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 6 परीक्षार्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। अब वो 4 जनवरी से मुख्य परीक्षा की शुरुआत हो रही है जिसमें वो शामिल होंगे। तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम अच्छी तैयारी करवाएं ताकि ना तो उन्हें प्रीलिम्स स्तर पर कोई परेशानी हो, ना ही मुख्य परीक्षा में कोई परेशानी हो और ना ही साक्षात्कार में कोई परेशानी हो। और आज के कार्यक्रम के लिए सर को मैं धन्यवाद देता हूं और आप आए इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। महावीर आरोग्य संस्थान के हम वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हमारी मीटिंग चल रही है। सर तो ये इनको हम कहे थे कि 3 बजे पक्का आए। सर चेयरमैन पे बने हैं बिहार अधिकार में जो है वो भी सरकार ने बनाया है। प्ले स्कूल से लेकर +2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैरिकुलम फ्रेम उसके हम चेयरमैन हैं और वो 25 से लागू करेंगे। फिर किताब भी लिखवाएगा, बिहार मुफ्त लिखाएगा।